परमार जी। जी सर। मित्रों, आज लिखावट के इस चर्चित मंच पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं लिखावट के संचालक और इस मंच के प्रणेता आदरणीय मिथिलेश जी, जिनके बारे में मैं खूब पढ़ता रहा हूँ, जिनकी रचना दृढ़ता से, उनके कार्यों से, एक विजन से मैं भली भांति ये परिचित हूँ। आज पहली बार उनको इस आभासी माध्यम में देख रहा हूँ। मैं खुश हूँ। यहाँ पर हमारे मित्र डीएम मिश्रा जी हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, अच्छे कवि हैं, जनप्रिय गजलकार हैं। आज जो भी आए हुए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे प्रिय कवि कौशल किशोर जी हैं, उनसे हम सभी परिचित हैं। और वो लगातार इस उम्र में भी, कोरोना काल में, जबकि एक प्रकार से सांस्कृतिक आंदोलन जो चला करते हैं, आंदोलन और गतिविधियां हुआ करती हैं, पत्रिकाएं निकलती थी। कोरोना काल में लगभग सब कुछ ठप हो गया था और ऐसे काल में एक सांस्कृतिक गतिविधियों को जीवित रखने के लिए उन्होंने एक लिखावट जैसे मंच से जुड़ करके लगातार उन्होंने काम किया है। वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय कौशल किशोर जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और मेरे अग्रज एक बड़े भाई भरत प्रसाद जी भी हैं, उनका भी स्वागत है। और भी अन्य लोग जुड़े हैं। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य केंद्र बिंदु श्री जवाहरलाल जलद जी हैं। आज उनका कविता पाठ होगा और उनके कविता पाठ पर, उनकी रचना धर्मिता पर मैं समझता हूँ कि उनके दो कविता संग्रह आए हैं और दोनों कविता संग्रहों की भूमिकाएं भरत प्रसाद जी ने लिखी। तो जैसा कि मिथिलेश सर जी ने कहा है कि भरत जी को बोलना चाहिए, और लिखावट भले ही आप उसकी कार्य सूची में नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और आपको बोलना चाहिए क्योंकि आपने आधिकारिक रूप से उनकी कविता संग्रहों की पीठिकाएं लिखी, इसलिए आपका बोलना वाजिब भी है और तार्किक भी है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज के इस कार्यक्रम का पहला बीज वक्तव्य देने के लिए आदरणीय मिथिलेश सर को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और इस कार्यक्रम का बीज वक्तव्य देते हुए जो हमारे आगंतुक हैं उनका स्वागत। आदरणीय मिथिलेश सर। आपकी आवाज म्यूट है सर। कविता आज हमारे समय में बहुत जरूरी चीज हो गई है और उसकी सामाजिक भूमिका मुझे बहुत बड़ी लगती है। आज हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां धार्मिक भावनाओं के आहत होने की आड़ में नागरिक आजादी पर जो पाबंदी बढ़ती जा रही है, वह एक हमारे समय का बहुत बड़ा संकट है। इस संकट को मैं 2500 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ। ये धार्मिक उन्माद यूरोप में इतना भारी था कि वैज्ञानिक भी जो चीजें वो देखते थे, जो यथार्थ उनको दिखता था, उसको बोलने में और लिखने में मुझे डर लगता था। तो ये उन्माद कला और संस्कृति
को ही आहत नहीं कर रही है, बल्कि मानव विकास में बाधा डाल रही है, और हिंदुस्तान में ये बाधा बढ़ती चली जाएगी। मुझे गैलीलियो की याद आती है। गैलीलियो ने कहा कि अरे, पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य चक्कर नहीं लगाता है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है। लेकिन इस बात को गैलीलियो को कहने में इतना कष्ट हुआ। गैलीलियो ने लिख तो दिया, लेकिन बाद में अंत में लिखा कि ये मेरी समझ है, बाकी जो चल रहा है वो वही, आपकी समझ जो है वही ठीक हो। और इसके लिए गैलीलियो को पनिश किया गया, और इतना भारी पनिश किया गया कि उनको अकेले रहने पर विवश किया गया। तो इस धर्मात्मा को, इस धार्मिक उन्माद को हम कैसे उसका मुकाबला करेंगे? जितनी दक्षिणपंथी राजनीतिक सोच के लोग हैं, पार्टियां हैं, वो तो चुप हो गए हैं। इस चुप्पी को तोड़ने का काम जनवाद करता है। प्रगतिशीलता इस चुप्पी को तोड़ रही है। इस चुप्पी को तोड़ने में हमारी कविता काम करती है। जवाहरलाल जरद जी जनवादी लेखक मंच बांदा के अध्यक्ष हैं। उनकी सोच जनवादी है। उनकी कविताओं में जनवाद आता है। तो ऐसे कवि को लिखावट पर आमंत्रित करके हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं और उनके आभारी हैं कि उन्होंने इस मंच पर आना स्वीकार किया कविता पाठ के लिए। लिखावट रघुवीर सहाय, मंगलेश डबराल और मैंने मिलकर लिखावट की स्थापना की थी, और ये 1988 की बात। तब से इसकी सक्रियता है। हर पीढ़ी के लोग आते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, और जब ये ऑनलाइन हुआ है तो ये बड़ा ही आकर्षक मीडिया मिला है, जहाँ हम दूर दूर से एक दूसरे को सुन सकते हैं। और यहाँ पर जनवाद का आह्वान करने वाली कविताएं आती हैं तो हमें और प्रसन्नता होती है। हम बहुत खुश नहीं हैं, बहुत प्रसन्न नहीं हैं जिस तरह से चीज़ें हमारे देश में बड़ी तेजी से बदल रही हैं। हर आदमी आहत होने के लिए तैयार बैठा है। कभी कभी तो लगता है कि हमें जनता को बदलना पड़ेगा, और जनता को बदलने का काम कविता ही करेगी। मुझे याद है, मैं एक बार सूरीनाम गया था, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि उनके पूर्वज जो भारत से सूरीनाम लाए गए थे बंधुआ मजदूरों की तरह, तो उन्होंने अपने अकेलेपन में अपने कष्टों को दूर करने के लिए कविता पाठ ही करते थे। भले ही वो कविताएं तुलसीदास की रामचरित मानस और चौपाइयाँ हों, तो कविता ही बचाती है। तो अभी मैं इतनी सी बात कहता हूँ और परमार जी से आग्रह करता हूँ कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद
बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश सर। मैं इसी क्रम में, जैसा मैंने बताया कि आज हमारे इस आयोजन के केंद्रीय व्यक्तित्व हैं हमारे प्रिय कवि, बांदा के ही निवासी जवाहरलाल जलद। पहले मैं जवाहरलाल जलद जी की पृष्ठभूमि और बाबू केदारनाथ अग्रवाल से उनके जुड़ाव के संबंध में, और विशेष करके केदारनाथ अग्रवाल जी के न रहने के बाद बांदा की रचना धर्मिता पर जो बड़ा अवरोध आया, यहाँ का जो केदार बाबू के अनुयायी थे, उनके जो शिष्य थे, उनका जो बिखराव हुआ, उनकी रचना क्षमताओं का ह्रास हुआ, उनकी कोई भी रचनाएं आ नहीं पाई। बहुत से कवि ऐसे रहे कि जीते जी हम लोगों के सामने खत्म हो गए और उनकी पुस्तकें नहीं आ पाई। जवाहरलाल जलद जी केदार बाबू के गांव के ही निवासी। केदार बाबू को बचपन से जानते हैं, और जब से शायद केदार बाबू जी ने ये लिखना आरंभ किया था, उस समय जलद जी बहुत छोटे हुआ करते थे, बहुत छोटे थे उनसे, और वो जानते थे कि वो छंदों में लिखते थे। बांदा में छंदों की छंदबद्ध रचनाओं का एक परंपरागत इतिहास रहा। विशेष करके राजापुर से लेकर के बांदा तक, चित्रकूट और उधर ओरछा झांसी तक रीत काल के बहुत अच्छे अच्छे कवि इसी परिक्षेत्र में रहे, चाहे पद्माकर हों, गोधा हों, या चित्रकूट के महाराज रीवा नरेश हों। यहाँ छंदों की बड़ी परंपरा रही। काफी दिनों तक तो जो पद्माकर की शैली होती थी या जो गोधा की शैली होती थी, उन्हीं को लेकर के बांदा में अभी तक लोग गीत लिखते रहे हैं। तो स्टार्टिंग यहाँ पर हर कवि का जो आरंभ होता है, चाहे बाबू केदारनाथ अग्रवाल से लेकर के जलद जी तक जो रहे, सबका आरंभ जो है लय से रहा, छंदबद्ध रचनाओं से रहा। केदार बाबू भी छंदों में लिखते थे। बाद में उन्होंने अपने आप का परिवर्तन किया तो लोक छंदों में आ गए। ज्यो ज्यो परिपक्व होते गए, भाषा में उनके परिवर्तन होता चला गया। प्रगतिशील आंदोलन से जुड़ाव उनका था ही, एक से एक उनके बदलाव आते रहे। केदार बाबू के जो साथ थे कृष्ण मुरारी पहरिया जी, बहुत बड़े गीतकार रहे। रामविलास शर्मा जी ने भी उनकी प्रशंसा की है, और वो विदेशी साहित्य के बहुत बड़े अध्येता थे। उस पर उनके लेख भी पहल पत्रिका में उस दौर में प्रकाशित हुए थे। तो वो आजीवन लयबद्ध रचनाएं करते रहे। उनके भी गीत संग्रह एक आध छपे, और जो तो बाकी छपे रह गए, और जो छपे हैं वो काफी चर्चित रहे कृष्ण मुरारी पहरिया जी के। और उनके वो गीत आज भी हम लोगों की जुबान में, जो बांदा के लोग हैं उनकी जुबान में रहते हैं, कि मौलिकता की ठेकेदारी और मौलिक ये नहीं, और ये घास कुदाली गोली भरली और मौलिक हुए नहीं। तो ये जो कृष्ण मुरारी पहाड़िया थे, वो हमारे जलद जी के सहयोगी, एक साथ दोनों काम करते। केदार बाबू कृष्ण मुरारी पहाड़िया में ये रिश्ता था कि केदार बाबू भी उनकी प्रतिभा का लोहा लेते। रामविलास शर्मा कहा करते थे कि केदार आपके बांदा में पहाड़िया जिससे बड़ा कोई कवि नहीं। अब वास्तव में उनको ज्ञान था, उनको बोध था, जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र का और साहित्य की जो आधुनिकतम सैद्धांतिकी थी, उसका भी वो समावेश अपने गीतों में करते थे, जो उस समय से अलग था। दलितों को लेकर के, अस्मिताओं को लेकर के, स्त्री को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के, ये जो आज अस्मितावाद आया है, ये उस दौर में भी पहरियावाद के गीतों में था। और कृष्ण मुरारी पहाड़िया और जलद जी में बहुत अच्छी पटरी खाती थी, और वहीं से जलद जी ने भी गीत रचना आरंभ कर। गीत उनका मुख्य था। केदार बाबू के न रहने के बाद लगभग एक स्थायित्वपना आ गया, जो तो बांदा में कुछ मंचों का उभार हुआ, जो विशेष करके मंचवादी कविता कहलाते हैं। तो उन मंचों में केदार बाबू के अधिकांश शिष्य, जैसे कि हमारे गोयल जी भी रहे, जयकांत शर्मा भी रहे, चंद्रपाल कश्यप भी रहे, ये सबके सब उस तरफ भी उन्मुख हुए।
पर लेकिन वहां उन्होंने जो अपनी मूल जमीन है, जनवाद को लेकर के, लोक को लेकर के, वहां पर इसको इन्होंने नहीं छोड़ा। मंचों में गए, अपनी सुनाए, कहे और आ गए। जब बाद में हम लोगों का आगमन हुआ, जब देखा कि ये तो केदार बाबू की पीढ़ी है और केदार बाबू की एक शिष्यों की परंपरा है, और इसी पीढ़ी के लोगों ने बांदा में सन 72 जैसा सम्मेलन कराया है, जहाँ की लेखक संगठनों के दो भाड़ हुए। उस सम्मेलन के दस्तावेज आज भी बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में उस समय के हमने देखे हैं कि हजाई उस्ताद द्विवेदी वगैरह भी ये उनके लेख, उनका स्वागत के वक्तव्य आए थे। तो ये वो पीढ़ी के लोग आज इस तरह से हैं। इकट्ठा किया, काफियों की रचनाएं खोजी गईं, उनको छपाया गया और चर्चाएं कराई गईं। उसी क्रम में जलद जी से भी इसी तरह कहा गया कि आप भी रचनाओं को इकट्ठा करिए, और उन्होंने इकट्ठा किया और आज है 2 कविता संग्रह उनके यहाँ पर आ गए। आज निस्संदेह बांदा में अगर देखा जाए, जलद जी से की रचनाशीलता के कद का कोई कभी नहीं, क्योंकि उन्होंने जो भी अर्जित किया, विचारधारा उन्होंने केदार से किया, और जो भी उनका फॉर्मेट रहा कविता का, चाहे गीत रही हो या भाषा रही हो या विषय रहा, उन्होंने कहीं बाहर से नहीं लिया, यही बांदा की जमीन का। बांदा का जो इतिहास है वही जलद जी की कविता का। आप उन्हें किसी खांचे में नहीं बांध सकते कि हम इस विषय के खांचे में बांध कि जलद जी एकदम से प्रतिरोधी कवि हैं, उनके अंदर प्रतिरोध है, लेकिन जलद जी का जो प्रतिरोध है वो चीखता नहीं, वो लाउड नहीं होता, नारेबाजी नहीं करता। उनका प्रतिरोध त्रिलोचन के जैसे, त्रिलोचन भी प्रगतिशील कवि, मुक्तिबोध भी प्रगतिशील कवि, लेकिन दोनों का जो प्रतिरोध है, उसका जो भाषा है, उसका जो स्तर है, वो संवेदना के स्तर पर, भाषा के स्तर पर एक दूसरे के विपरीत छोर पर खड़े है एक ही। वही हम जलद जी के बारे में कह सकते हैं कि उनका वो प्रतिरोध नहीं है। आज जो कविताएं लिखी जा रही हैं, सीखी जा रही हैं, नारेबाजी के रूप में आ रहा है, उनके प्रतिरोध के अंदर करुणा है, संवेदना है, आत्मीयता है और पीड़ा बोध है। एक जो संवेदनशील व्यक्ति होता है, रचनाकार होता है, वो जब समाज से अनुभव लेता है, खुद अनुभवों के माध्यम से प्रपीड़ित होता है, आत्मा ये अपने आप को जोड़ता है, साधारणीकृत होता है, उसके बाद वो जो भाषा का उपार्जन करता है, वही भाषा अंततः आकर के कविता बनती है। तो हमें इस प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। तो हमें उस प्रक्रिया को नहीं घटना हुई कि प्रतिरोध की कविता आ गई, सीरिया में हत्या हो रही है और रोना धोना भारत में चालू। जलद जी का प्रतिरोध अपने आसपास के परिवेश की एक विसंगतियों को देखते हैं, चिन्हते हैं, और उसके बाद वो अपने स्तर पर अपनी भाषा उसको वो अभिव्यक्त करते हैं। इसके लिए वो किसी एक अंतरराष्ट्रीय सिद्धांति का सहारा भी नहीं लेते। वो नहीं समझते कि आजकल की कविता क्या लिखी जा रही है, वो नहीं जानते कि आजकल जो एक वक्तव्य के रूप में जो कविता आ रही है, स्टेटमेंट के रूप में जो कविता आ रही है, वो प्रतिरोध की बड़ी सार्थक कविता होती है। इसको जलद जी से मतलब नहीं। वो अपने स्तर पर उन्होंने क्या अर्जित किया, अपनी परंपरा से क्या सीखा, अपने बांदा की केने से क्या सीखा, अपने बांदा के लोगों से क्या सीखा, इससे जलद जी की जो अभिव्यक्ति का जो फॉर्मेट है, उनकी कविता का जो फॉर्मेट है, उसका जो सौंदर्य है, इसी से तैयार। आज वो हमारे बीच आए हुए हैं, और मैं चाहूंगा कि आदरणीय जलद जी आए और अपनी कविताओं का पाठ करके हम सबको जो हम सब इकट्ठा हुए हैं आज आपकी कविताओं को सुनने के लिए, तो हम सबकी इच्छाओं को सार्थक करें, फलीभूत करें, ताकि आज वो सफल हो। आदरणीय जलद जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय आलोचक उमा शंकर सिंह परमार जी, और आज के कार्यक्रम के संयोजक जो लिखावट तत्वावधान में आयोजित है
मिथिलेश जी, कौशल जी, हमारे बहुत ही प्रिय गज़लकार डीएम मिश्र जी, मेरे हमेशा से केदार बाबू के ज़माने के साथ मेरे साथ कदम से कदम मिलाते हुए बराबर सहगामी साथी के साथ रहने वाले गोपाल गोयल जी। और ये मुझे कहने में किसी तरह की भी हिचकिचाहट नहीं है कि बहुत सहज भावना से और बड़ी सहजता के साथ आलोचना, कविता, कथा के जो बहुत ही महत्वपूर्ण सशक्त हस्ताक्षर हैं भाई भरत प्रसाद जी, वो भी आज इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में लिखावट में मौजूद हैं। मुझे इसलिए भी अधिक प्रसन्नता है कि उन्होंने दोनों मेरे काव्य संग्रहों में अपनी निगाह फेरी है, अपनी नज़र डाली है और पूरे मन के साथ, कहीं कोई औपचारिकता की बात नहीं, उन्होंने पूरे अपने मन से विश्वास के साथ ये कहा कि जलद जी मैं भूमिका लिखूंगा। और ये किसी विद्वान का, किसी कवि का, किसी साहित्यकार का, किसी आलोचक का स्वयं अपनी इच्छा व्यक्त करना मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। वो यहाँ हैं, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी साथियों का जो आज मंच पर हैं उन सब का, और अपने उमा शंकर परमार जी का इसलिए अधिक स्नेहिल भाव रखता हूँ कि बांदा की चुकती हुई छवि को, मैं चुकती हुई छवि इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ जो कुछ भी होता रहा केदार बाबू के बाद, या केदार बाबू के समय भी जो होता रहा, उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बहुत कुछ कहने लायक नहीं है। और कविता को जिंदा बनाए रखने में, कार्यक्रमों को संयोजित और उसको पूरी तरह चलायमान रखने के लिए उमा शंकर जी ने जो कार्य किया, उसके लिए मैं हृदय से उनको साधुवाद और शुभाशीर्वाद प्रदान करता हूँ। मैं अधिक समय न लेता हुआ, जिस कार्य के लिए मुझे कहा गया मैं उसको सिर पर स्वीकार किया। कौशल किशोर जी बराबर हमारी सांसों को बढ़ाते रहते हैं, उनके प्रति भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं कुछ कविताओं, छोटी छोटी कविताओं से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। उस गांव में, गांव के केदार बाबू हैं, गांव के हम भी हैं, गांव के भरत प्रसाद जी भी हैं, गांव के उमा शंकर जी भी हैं। और गांव तो कविता को जो जन्मता है तो वही सार्थक और शक्तिवान कविता ज़्यादातर देखी गई है। जंगल में और गांव में ही कविताएं पैदा हुई हैं, और जंगल में कविता नहीं पैदा होती तो वाल्मीकि आदि कैसे कहलाते। इसलिए उस गांव को मैं कहीं भी किसी भी हालत में गांव और किसान को नहीं छोड़ पाऊंगा। एक कविता आपकी सेवा में है। उस गांव में हमारे भास्कर जी बहुत ही वाचिक परंपरा के महत्वपूर्ण कवि हैं, हमारे अनुज हैं, वो भी विद्यमान हैं, और उनको भी मैं हृदय से अपना स्नेहिल भाव अर्पित करता हूँ। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, और उससे भी आगे बहुत अच्छे नेक इंसान हैं। तो उस गांव में ये कविता आपकी सेवा में अर्पित है। मैं नहीं रहना चाहता, मैं नहीं रहना चाहता पल भर भी उस भीड़ भरे नगर में जहां पिचल गई है मानवता, जहां पिचल गई है मानवता वैभव की घुड़दौड़ में, जिसके शोषण के ताप से लजा गया है सूरज तक भी, जिसके शोषण के ताप से लजा गया है सूरज तक भी। जाने दो मुझे संवेदनाओं के उस गांव में, जाने दो मुझे संवेदनाओं के उस गांव में, जिसके पास से होकर बहती है करुणा की नदी। जाने दो मुझे संवेदनाओं के उस गांव में,
जिसके पास से होकर बहती है करुणा की नदी, जो सींचती है हर झुलसती कविता को। जिसके पास से होकर बहती है करुणा की नदी, जो सींचती है हर झुलसती कविता को। चाहता हूँ वहीं बसना, चाहता हूँ वहीं बसना, इस आकांक्षा के साथ कि जी सकूं मैं वहाँ, इस आकांक्षा के साथ कि जी सकूं मैं वहाँ, सारी उम्र एक संपूर्ण कविता की तरह। ये गांव की कविता थी। और दूसरी कविता आपकी सेवा में समर्पित है। बनना चाहता हूँ आदमी। मेरा मानना रहा है प्रारंभ से ही, और लगभग जो अच्छे लोग हैं या सचमुच में सचक हैं, वो सबका मानना है कि सबसे पहले, कविता तो बाद की बात है, पहले तो उसको पूरी तरह से अच्छा आदमी रहना चाहिए, बनना चाहिए, और अंतिम समय तक आदमी बनते रहने की ललक पाले रहना चाहिए। ये कविता वहीं से पैदा होती है, आपकी सेवा में अर्पित है। मैं बनना चाहता हूँ आदमी, कभी नहीं, मैं बनना चाहता हूँ आदमी। कल्पनाओं के आकाश से उतरकर, कल्पनाओं के आकाश से उतरकर रहना चाहता हूँ यथार्थ की धरती पर। वही संभव है समझना जीवन का सही अभिप्राय। मैं लिखता जरूर हूँ कविता, विचरता जरूर हूँ शब्दों के संसार में, खेलता हुआ, हंसता हुआ, उनके साथ सीखता हूँ निरंतर जीना इस जिंदगी का। उतरता हूँ मैं शब्दों के ही सहारे अर्थ की गहराइयों में, चढ़ता हूँ उनके ही साथ भाव के शिखरों पर, खोजता हुआ ठौर ठौर वस्तु वस्तु में कविता। इसलिए नहीं कि कहने लगे मुझे कि कहने लगे लोग मुझे महाकवि। वह इसलिए नहीं कि कहने लगे लोग मुझे महाकवि, वरन इसलिए कि कविता बनाती है प्राणी को आदमी, जोड़ती है आदमी को आदमी के सत्य से, दिखाती है रोशनी पहुंचने के लिए आदमियत के द्वार तक। ये कविता थी, बनना चाहता हूँ आदमी। और तीसरी छोटी कविता है कृतघ्न महासागर। ओ कृतघ्न महासागर, छोड़कर बाबुल का घर, कहती हुई अपनी व्यथा की कथा, देती हुई जिंदगी को गतिशीलता का संदेश, संजोती हुई मधुर सपने, आती है हर नदी तुम्हारे पास। संजोती हुई मधुर सपने, आती है हर नदी तुम्हारे पास, पाने को तुम्हारा शाश्वत स्नेह। किंतु जैसे ही तुम्हें होती है समर्पित नदी, मिटा देते हो तुम उसका नामो निशान तक, हमेशा हमेशा के लिए, देकर उसे अपने खारेपन का दंश, बचाए रखने के लिए अपनी महानता का बोध। कितना अच्छा होता कि बना रहता उसका भी अस्तित्व अपने मीठे जल के साथ, जैसे कि तारों भरी रात में नभ के बीच दीपित रहती है आकाश गंगा। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अरे जी आ रही है। बहुत देर में बोले हैं, कम आ रही थी क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल आप पढ़िए। नहीं, बिल्कुल तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आवाज पूरी की पूरी आ रही है।
आप पूरी आ रही है। आवाज बिल्कुल स्पष्ट है आपकी, बिल्कुल अब बहुत अच्छी तरीके से सुन पा रहे हैं। जी। आवाज बिल्कुल आवाज स्पष्ट आ है, रही है, अब पढ़ें। एक एक शब्द ध्यान से सुन रहे हैं। जी 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 जी। अभी हमारे आदरणीय मिथिलेश जी ने याद दिला दिया कि जनवाद को बहुत मजबूती से जिंदा रखने में समर्पित रहते हैं जलज जी। जनवाद का बच्चा, पता नहीं उन्होंने मेरी किताब या संकलन पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, और मुझको ज़्यादा सुना भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मन में ये धारणा बनी थी। तो मुझे लगा कि मैं जनवाद जनवाद का बच्चा, एक कविता मैंने लिखी है पहले पहले काव्य संग्रह में, रहूँगा उन्हीं शब्दों के साथ। और ये सारी कविताओं से तो वाकिफ हमारे दो कविता के बड़े हस्ताक्षर आदरणीय भाई भरत प्रसाद जी और भाई प्रिय उमा जी, वो तो पूरी सारी गतिविधियों से बहुत भीतर तक हमारा सब कुछ जानते हैं। तो जनवाद का बच्चा बिलख रहा है सड़क पर, बिलख रहा है सड़क पर, जनवाद का बच्चा देखता हुआ कातर दृष्टि से हर गुजरने वाले का मुंह, किंतु सुनता नहीं कोई उसका हृदय विदारक रुदन, देखता नहीं कोई उसकी लहू लुहान देह, चले जा रहे हैं सब अपनी मस्ती में, कतराते हुए या लतियाते हुए उसे किनारे की ओर। वे तथा कथित जनवादी लोग, वे तथा कथित जनवादी लोग आतुर हैं पाने के लिए स्थान पुरस्कारों की दुनिया में। वे तथा कथित जनवादी लोग आतुर हैं पाने के लिए स्थान पुरस्कारों की दुनिया में। पीड़ा की पुरी से बचकर जुगाड़ की गली से जाकर, पीड़ा की पुरी से बचकर जुगाड़ की गली से जाकर, किसे फुर्सत है रुक कर जताने के लिए प्यार उस बच्चे पर एक सच्चे पिता की तरह। पाषाण हो गए हैं उनके हृदय, रचते हैं वे सिर्फ सतही संवेदनाओं के पुल, रचते हैं वे सिर्फ सतही संवेदनाओं के पुल। नहीं पोसेंगे वे जनवाद को, नहीं पोसेंगे वे जनवाद को, सिर्फ बोलेंगे उसकी जय या लगाएंगे जिंदाबाद के नारे। जैसे उमा शंकर परमार जी ने कहा है कि नारेबाजी से कविता का अभीष्ट लक्ष्य पूरा नहीं होता, संवेदना और पूरी ईमानदारी से कविता को जीना पड़ता है, कविता को पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है, तब आपकी आवाज़ नारेबाजी से बहुत आगे जा कर के सफलता के बिंदु को छू सकती है। ये जनवाद का बच्चा मैंने आपकी सेवा में अर्पित किया। और एक कविता आपकी सेवा में है, सुनते रहिए। कविता है सुनते रहिए, जो भी हो रहा है होने दो फकीर, जहाँ भी जो भी रो रहा है रोने दो फकीर, मत कहो उनसे अपनी और औरों की पीर, बस सुनते रहिए उनके ही मन की बात, बस सुनते रहिए उनके ही मन की बात, क्योंकि उनके समय में तो
उनको ही सुनते रहने की स्वतंत्रता है। उनके समय में तो उनको ही सुनते रहने की स्वतंत्रता है, किसी अन्य को अपनी व्यथा कथा सुनाने की नहीं। वे नहीं सुन सकते हैं तुम्हारा एक भी शब्द अपने विरुद्ध, अन्यथा की स्थिति में लटक सकती है तुम्हारे ऊपर देशद्रोह के कानून की तलवार। वे करेंगे नहीं तुमको माफ, वे करेंगे नहीं तुमको माफ, इस बात पर कि तुम फकीर हो, कि तुम कबीर हो, कि तुम इंसानियत की असली जागीर हो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। एक बहुत छोटी सी कविता है, अभी शेष है। अभी शेष है, अभी शेष है पैदा करने के लिए विकट विस्फोटक ऊर्जा से युक्त वह अप्रतिम कविता। अभी शेष है पैदा करने के लिए विकट विस्फोटक ऊर्जा से युक्त वह अप्रतिम कविता, जो बना सके अति घोर भौतिकवादिता की भीषण चकाचौंध को बिल्कुल ही प्रभावहीन, और खोल सके एक ही धमाके में संपूर्ण ब्रह्मांड के असली रहस्य का पर्दा। और इसी क्रम में अभी खोजनी है वह कविता। जैसे ही यह कविता है वह भाषा अभी खोजनी है या फिर गढ़नी है इस धरती पर, वह भाषा जो करा सके माटी की मूल्यवत्ता का सही बोध, पैदा कर सके सर्जनात्मकता की अप्रत्याशित भीषण विस्फोटक ऊर्जा, उमड़ा सके जरूरी परिवर्तन का महासिंधु, उमड़ा सके जरूरी परिवर्तन का महासिंधु, कायम कर सके मनुष्यता का स्थायी साम्राज्य, बहा सके संवेदनशीलता की स्रोतस्विनी, दिखा सके हर दशा में भटकी हुई सियासत को सही रास्ता, दिखा सके सही दशा में भटकी हुई सियासत को सही रास्ता, और कर सके जन जन के अंतर्मन के संपूर्ण भावों को संपूर्णता के साथ उद्घाटित। ये है वह भाषा। एक कविता है जिसको भरत प्रसाद जी ने जरूरी कविता की तरह स्वीकारा है, और उन्होंने तो अपनी टिप्पणी में और भूमिका में यहाँ तक कहा है कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने, मैथिली शरण गुप्त नहीं, रामधारी सिंह दिनकर जी ने द्वितीय विश्व युद्ध में जिन सवालों की बौछार की थी उस सदी में, और उससे और बढ़कर के सवालों की इस त्रासदी में, युद्धों की त्रासदी में, जहां पूरी तरह से विश्व शांति को खतरा पैदा हुआ दिख रहा है, जवाहरलाल जलज ने इन सवालों को खड़ा किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण और कविता की दृष्टि में भी उत्कृष्ट हैं। मैं वो कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और इसी कविता के नाम से इस काव्य संग्रह का शीर्षक भी है, रहूँगा तब तक इसी लोक में। कविता का शीर्षक रहूँगा
तब तक इसी लोक में। वो कविता तो बाद में सुनाना चाहूँगा मैं। एक शीर्षक है, ये जो युद्ध की विभीषिकाएं पूरे आकाश में तनी हुई हैं, उस पर शीर्षक दिया है विश्व शांति का सपना। अब समूचे विश्व को मिलकर खोजने की जरूरत है। अब समूचे विश्व को मिलकर खोजने की जरूरत है इन बेहद जरूरी सवालों के सही जवाब, कि आखिरकार कब तक धरती की छाती पर दहकती रहेगी महायुद्धों की विभीषिका की भीषण आग, कि आखिरकार कब तक धरती की छाती पर दहकती रहेगी महायुद्धों की विभीषिका की भीषण आग, कब तक अलापा जाता रहेगा तुच्छ स्वार्थ का ही राग, कब तक देखी जाती रहेगी गहराती घटाओं जैसी मिसाइलों की भरमार, युद्धक टैंकों की लंबी कतार, कब तक होती रहेगी बमों की धुआंधार बरसात, बुलाई जाती रहेगी विकट हादसों की काली रात, कब तक परमाणु हमले की धमकियों से उमड़ाया जाता रहेगा भयंकर भय का महासागर, कब तक बेबस प्रवासी जन भटकते रहेंगे दर दर, कब तक बारूदी ढेर पर बैठी हुई दुनिया देखती रहेगी चुपचाप, कब तक बारूदी ढेर पर बैठी हुई दुनिया देखती रहेगी चुपचाप, महाविनाश का मंजर कब तक भोंका जाता रहेगा मानवता के उदर में खंजर, कब तक भोंका जाता रहेगा मानवता के उदर में खंजर, कब तक बिछाए जाते रहेंगे जुल्मों के जाल, कब तक होते रहेंगे निर्दोष प्राणी बलि के बकरे की तरह हलाल, कब तक होता रहेगा घोर संहार नरसंहार, कब तक लगते रहेंगे लाशों के अंबार, भयानक महायुद्धों के चलते कैसे किया जा सकेगा साकार विश्व शांति का सपना, कैसे की जा सकेगी अमन चैन की संकल्पना, कैसे कैसे की जा सकेगी साकार अमन चैन की संकल्पना, कब तक किया जा सकेगा बंद, कब तक किया जा सकेगा बंद दादागिरी का दरवाजा, कब तक किया जा सकेगा बंद दादागिरी का दरवाजा, और कब तक निकाला जा सकेगा तानाशाही पना का जनाजा। ये बहुत अच्छी। और बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविताएं और बहुत जरूरी कविताएं आपने युद्ध के खिलाफ शांति के पक्ष में। कि मुझे लगे कि आप सुन आगे। रहे हैं। और ये जो अभी संकलन आप लोगों की दुआओं से निकाल पाने में सफल हुआ हूँ, उसकी शीर्षक कविता ये भी आपको अपने मुंह से सुनाने में भी मुझे संतोष होगा। रहूंगा तब तक इसी लोक में। आदरणीय कौशल किशोर जी ने इस शीर्षक को छपने के पहले भी जब सुना था तो मुझे उत्साह के शब्द अर्पित किए थे, मुझे अच्छा लगा था और इसीलिए मैं इसको शीर्षक के रूप में भी रखा। रहूंगा तब तक इसी लोक में। जब मेरे भौतिक शरीर के मान सरोवर को, जब मेरे भौतिक शरीर के मान सरोवर को छोड़कर
अचानक ही उड़ जाएगा मेरे प्राणों का हंस, उड़ जाएगा मेरे प्राणों का हंस, हो जाएगा ब्रह्मांड में विलीन, तब भी मैं नहीं हो सकूंगा अपनी प्यारी धरती से सदा के लिए बिछुड़ जाने को मजबूर, तब भी मैं नहीं हो सकूंगा अपनी प्यारी धरती से सदा के लिए बिछुड़ जाने को मजबूर। वह इसलिए कि प्राण रहित मेरी काया हो जाएगी परिवर्तित, मिट्टी के रूप में मैं मिल जाऊंगा पूरी तरह से वसुंधरा की देह में, होकर भूमि का ऊर्जस्वित तन मैं उगाता रहूंगा अतिशय भीषण दुकाल में भी अन्न की फसलें भरने के लिए भूखी मनुष्यता का पेट, और कायम रहेगा महाभूखा यहाँ जब तक अस्तित्व मैं तनिक भी इस सुंदरतम भूलोक से नहीं हिलूंगा, रहूंगा तब तक इसी लोक में। बहुत सुंदर, क्या बात है, एकदम सही। एक छोटी सी कविता और है, और जब आप लोग भीतर से बोरियत होने लगे तो लाल झंडी खड़ी कर दें, ताकि अब अपने मन से बड़ा मुश्किल से मैं शुरू हो जाता हूँ तो बंद करने की स्थिति नहीं समझ पाता कि स्वागत है। और मुझे जरूर हुक्म फरमा दें जब मेरा समय माने कविता पाठ का समय हो जाए, और मेरा समय तो होगा ये भरोसा है। वह बोल यह भरोसा है, यह भरोसा है कि मेरी कोई भी सद्यः जात रचना, गोयल जी जरा इसे सुनिएगा, आपने नहीं सुने, ये नए काव्य संग्रह में है। यह भरोसा है कि मेरी कोई भी सद्यः जात रचना बोल नहीं सकेगी वह बोल, बोल नहीं सकेगी वह बोल जो चाहता है बोलवाना, बाजारवाद का प्रबल पोषक, पूंजीवाद का सशक्त समर्थक, भूमंडलीकरण का पुष्ट प्रायोजक, निरीह जनों का निर्मम शोषक, उसे विचलित नहीं कर पाएगी भौतिकवाद के आकर्षण की भीषण चकाचौंध, उसे विचलित नहीं कर पाएगी भौतिकवाद के आकर्षण की भीषण चकाचौंध। उमा शंकर जी तो बैठे हैं अभी, हाँ बैठे हैं, हाँ बैठे। उसे विचलित नहीं कर पाएगी भौतिकवाद के आकर्षण की भीषण चकाचौंध, चाहे कोई भी कितना भी गिराए उस पर अनर्थ की गाज, किंतु वह हिलेगी नहीं, बोलती रहेगी अंतरात्मा की ही आवाज, पिलाती रहेगी ईमानदारी का घोल और खोलती रहेगी इंसानियत के हत्यारों की काली करतूतों की पोल। बहुत बहुत धन्यवाद जलद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बेहतरीन कविता पाठ किया और मैं बहुत अभिभूत हूँ कि आपने अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल करके और इन तकनीकी चीजों से अनभिज्ञ होते हुए भी, क्योंकि मैंने इससे पहले कई बार जब विजेंद्र जी को लेकर के, मलय जी को लेकर के, 90 के दशक की कविता को लेकर के, 80 के दशक को लेकर के बहस की थी, प्योर में जूम की, तब आपको कई बार कहा और आप नहीं आ पाए थे क्योंकि तकनीकी खामियों से आप अनभिज्ञ थे। और आज बहुत अच्छा रहा कि आप सही सलामत शरीर और इस लोक में आकर के हमको दर्शन दिए।
अब मैं इसी क्रम में आदरणीय अग्रज बड़े भैया भरत प्रसाद जी से कहूंगा कि कम शब्दों में इस आज के कविता पाठ पर जो मूल टिप्पणी आज के कविता से आप पाठ पर आपकी अपेक्षित है और आपसे अनुरोध है कि आप करें, समय को देखते हुए। बहुत प्रिय भाई और आलोचक, बड़े हस्ताक्षर भविष्य में आलोचना के भाई उमाशंकर परमार जी, आज मैं शुरू से बैठा हुआ हूँ एक श्रोता के रूप में, और उसका कारण है आदरणीय जलद जी के काल संग्रह की भूमिका हमने जरूर ली है, वो आप लोगों के बीच में है, लेकिन मैं उस भूमिका के भाव से अलग होकर के और अपने कवि और आलोचक की भूमिका से अलग होकर के सिर्फ एक पाठक के रूप में उपस्थित रहना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आज बोलने की तैयारी मेरी होती तो शायद आप लोगों को सुनने का यह शुभ अवसर न मिल पाता। ध्यान लगा रहता कि हमको क्या बोलना है, उससे बचना चाह रहा था। लेकिन ये भाई उमाशंकर जी ने जब आमंत्रित किया है तो बोलना कुछ दायित्व की तरफ है। यह मेरे अभी तक के साहित्यिक जीवन में एक अविस्मरणीय मोड़ की तरह है, बल्कि मैं कहता हूँ कि मेरे साहित्यिक जीवन की एक अविस्मरणीय उपलब्धि है कि जवाहरलाल जलद जी ने अपने दोनों संग्रहों की भूमिका लिखने के लिए मुझे दायित्व दिया। शायद यह जीवन में फिर कभी न हो पाए। इस रूप में उनका व्यक्तित्व, उनकी उदारता, उनकी सहृदयता मेरे लिए प्रणम्य है। मैं उनके इस उदार हृदय को प्रणाम करता हूँ, उन्होंने यह भूमिका मुझे सौंपी। आज जब उनका काव्यपाठ में सुन रहा हूँ तो काव्यपाठ सुनने के दौरान उनकी कविताओं का एक नया पाठ खुल रहा है, क्योंकि दोनों संग्रहों की भूमिका लिखने के दौरान जो कविताएं मैंने पढ़ी, तो अब जब उन्हीं कविताओं को सुन रहा हूँ तो वे कविताएं एक नए अर्थ के साथ मेरे सामने खुल रही हैं। और वो पाठ इस रूप में खुल रहा है कि अपनी कविताओं में पूरे व्यक्तित्व के साथ कैसे उपस्थित रहता है, जिसकी पहचान प्रायः आलोचक कम कर पाते हैं। शायद मैं भी नहीं कर पाया ठीक से, लेकिन आज जब मैंने पाठ सुना उनका तो मुझे लगा कि सचमुच में जवाहरलाल जलद जी अपनी कविताओं की आत्मा से, अपनी कविताओं की संवेदना से, उसकी जड़ों से, उसके विषयों से, मुक्तिबोध के शब्दों में कहें तो नाभिनालबद्ध हैं। और शायद दूसरे संग्रह की भूमिका में मैंने इस बात का संकेत किया कि वे आलोचकों के, कवियों के कवि नहीं हैं, वे पाठकों के कवि हैं, बल्कि उन पाठकों के कवि हैं जो साहित्य के बाहर के पाठक होते हैं। हालांकि साहित्य के बाहर का कोई पाठक होता नहीं है, जो भी साहित्य प्रेमी है वो सब साहित्य के हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ भी एक खांचे बना दिए हैं, एक कह सकते ढांचे बना दिए हैं, वर्गीकृत कर दिया है कि ये साहित्य प्रेमी पाठक हैं और ये साहित्य के बाहर के पाठक हैं। हालांकि ये विभाजन उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जवाहरलाल जलद की सारी कविताएं, शायद एक भी कविता ऐसी आपको नहीं मिलेगी साहित्येतर पाठकों की समझ में न आ पाए, और यही उनके कवि की सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी सफलता है। क्योंकि वो जो सहजता है, वो जो बोधगम्यता है, वो जो जमीनीपन है, और उनके भाषा का जो प्रवाह है, वह सहज ही उन पाठकों को बांध लेगा, बल्कि वे ज्यादा अपने आप को उपस्थित पाएंगे उनकी कविताओं में। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जलद जी ने अपने सृजन के आरंभ से अपने कवि को जिस रूप में निर्मित किया, वो निर्मिति बहुत ध्यान देने योग्य है। उस निर्मिति में उनकी प्रतिभा के साथ साथ
केदारनाथ अग्रवाल के व्यक्तित्व, उनकी रचनाशीलता, उनकी जमीन, उनके संस्कार और उनके द्वारा मिली हुई प्रेरणाओं का बड़ा ही गहरा योगदान रहा है। और आज 21वीं सदी में जब वो रचनारत हैं, तो मुझे ये लगता है कि वे सीखने की प्रक्रिया को कभी छोड़ नहीं पाए, वो लगातार सीखा उन्होंने। ये कितनी बड़ी बात है कि हम सब में काफी अधिक उम्र के जवाहरलाल जलद जी लगातार संलग्न रहते हैं अपने समय की रचनाशीलता से, वो तरोताजा करते हैं। ये जो ललक है, ये जो उत्सुकता है, ये जो जिज्ञासा है, और यह जो लगातार नए से नए विषयों के साथ अपनी रचनाशीलता को बनाए रखने की जो क्षमता है, यह कहीं न कहीं उनके इस सीखने के भाव से डेवलप हुई है, विकसित हुई है। वरना जिस समय में वो आरंभ किए, वो समय बिल्कुल दूसरा है। दशक बीत चुके हैं, काफी पीछे समय जा चुका है। फिर भी दूसरे संग्रह की कविताएं जो उन्होंने पढ़ी, और खास तौर पर युद्ध परक कविताएं जो पढ़ी हैं, वो हमारे समय का कितना बड़ा सच है। तो एक प्रकार से देखें कि जवाहरलाल जलद में संकल्प है, विनम्रता है, सहजता है, समय के प्रति गहरा सूक्ष्म बोध है, और जो उनके भावनाओं का जो धारा प्रवाह है, ये सब मिल करके उन्हें एक ऐसे व्यक्तित्व प्रदान करते हैं जो हमारे पाठकों के लिए, हमारे साहित्य प्रेमियों के लिए और हमारे साहित्य के लिए भी बहुत शुभ है। फिर मैं कहूंगा कि आज उनके कविता पाठ से दो बात निकल कर आती है। एक, जब हम उन कविताओं को कागज पर पढ़ते हैं, वो एक पाठ देती हैं। दूसरा पाठ वह होता है जब स्वयं कवि उसको पढ़ रहा होता है, कविता का दूसरा पाठ होता है। और तीसरा भी पाठ होता है जब हम उनके व्यक्तित्व से अलग होकर के, उन कागज पर लिखी गई कविताओं से अलग होकर के, हम दूर तक और देर तक गहराई में अपनी उन कविताओं को जीते और महसूस करते हैं। ये तीसरा पाठ होता है कविता का। क्योंकि समय कम है, इसलिए अधिक विस्तार न करते हुए मैं चाहूंगा कि उमाशंकर भाई अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आज बहुत बोलने की मेरी कुछ तैयारी नहीं थी, जो कुछ तत्काल समझ में आ सका है वो आपके बीच में ने रखा है। आप सबको आभार इस मंच का भी कि आप लोगों ने बहुत स्नेह दिया और हमको बुलाया बोलने के लिए, इसके लिए बहुत धन्यवाद भी। औपचारिकता से अलग हट करके हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद अग्रज, और बहुत बहुत आभार कि आप आ गए, अन्यथा आपके दर्शन कहाँ होते बहुत बस फोन से भी कभी कभी, जब से कोरोना लगा तो फोन से भी बातचीतें मित्रों से कम हो गई। बहुत से मित्र की जिनसे रोज बातें होती थी तो लगभग सब छूट जैसा जा रहा है। लेकिन यह है कि संकट का दौर है, और इस संकट के दौर में भी सबकी रचनाशीलता कम से कम जीवित है, अपने आप को बचाए हुए रखे हुए हैं। और आगे भी अवसर आएंगे जब धीरे धीरे इन माध्यमों का जो जो विकास होगा। अब तो चीजें बहुत बदल रही हैं। जो चीजें हम 1920 के पहले देखते थे कि लोग किताबें लेकर के पढ़ रहे हैं, अब लोग किताबों की चर्चा नहीं करते, वो तो इंटरनेट पर ही सब पढ़ना चाहते हैं। अब हमें बहुत सी चीजों के मानक बदलने पड़ेंगे। जैसे आयोजन का मानक बदला, हमें अपनी किताबों का भी एक डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, पत्रिकाओं बहुत का भी डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आगे समय यही आने वाला है। और अगर हम इस तकनीक में पिछड़ गए, आंदोलन के इस उपयोग पर, इस सांस्कृतिक अपने आंदोलन पर पीछे हो गए, तो वो जो लोग भाग हैं, जिनके पास अकूत पैसा है, धन है, जो बड़ी बड़े मठों के मठाधीश हैं, वो फिर से आपको दबाना आरंभ कर देंगे कि जैसा कि पहले दबाया गया है। फिलहाल आज के पूरे कविता पाठ पर आई हुई आदरणीय अग्रज की टिप्पणी पर मैं, अग्रज साथी हमारे एक तरह से गुरु ही हैं, मार्गदर्शक हैं, क्योंकि कौशल किशोर सर लोगों की पीढ़ी को ही हम लोगों ने पढ़ा है, विस्तार से पढ़ा है। और जो भी मेरी उम्र के हैं या हमसे थोड़ा बहुत बड़े हैं, भरत प्रसाद हों, अजीत हों, आशीष हों, तो लगभग हम लोगों का जो रचना का जो माध्यम रहा तो 70-80 का दशक रहा। उसमें विजेंद्र भी रहे, मलय भी रहे,
सुधीर सक्सेना भी रहे, राजेश जोशी भी रहे, कुमार अंबुज भी रहे, कौशल किशोर भी रहे। एक बहुत लंबी पीढ़ी है इन कवियों की। और आज भी जब इनको हम लोगों ने पढ़ा और 2020, 21, 19 में इनका मूल्यांकन किया आज के औजारों से, तो ये आगे के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। तो मैं आज के इस कार्यक्रम की समापन और ये जो सब कुछ हुआ इस पर टिप्पणी के लिए और इस कार्यक्रम के अवसान की घोषणा करने के लिए आदरणीय कौशल किशोर सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हुए आगंतुकों का, अतिथियों का आभार व्यक्त करें। आदरणीय कौशल किशोर सर। धन्यवाद उमाशंकर जी। आज ये लिखावट का मंच काफी समृद्ध मंच है और अगर देखें तो यहाँ पर रांची से जुड़े हुए प्रवीण परिमल जी भी हैं, तो छत्तीसगढ़ से भास्कर चौधरी हैं। हाँ, नमस्कार प्रवीण जी। तो शिलोंग से, पूर्वोत्तर से हमारे भरत प्रसाद जी हैं, और उत्तर प्रदेश बांदा, उन्नाव, और राजस्थान से जिनगर जी हैं, जयप्रकाश जिनगर जी हैं। तो इस अर्थ में हमारा यह मंच, लिखावट का मंच, काफी विविधता लिए हुए, माने भौगोलिक रूप से लिए हुए है, और मैं सभी का स्वागत भी करता हूं और आभार भी करता हूं। जब हम जलद जी को सुन रहे थे तो लग यही रहा था कि जलद जी अपनी कविता पढ़ते रहें और हम उन्हें सुनते रहें। भरत प्रसाद जी ने जिन 3 पाठों की चर्चा की है, तो दरअसल उसके प्रतिनिधि कवि जलद जी हैं। वो जितना अच्छा लिखते हैं उतना ही अच्छा पाठ करते हैं, और उनमें जो विषय की विविधता है, उन्होंने 10 कविताएं ही सुनाई है, लेकिन आप देखेंगे कि उसमें कितने विषय हैं। उसमें बाजारवाद है, भौगोलिकरण, जो भूमंडलीकरण है, युद्ध है, अपनी जमीन है, बांदा है, हमारी मनुष्यता का जो क्षरण हो रहा है ना, वह है। तो जो मन की बात करते हैं और जन की बात नहीं करते हैं, वहां तक कविता ले जाती है। तो यह कविता आदमी और आदमी बनाने की कविता है। ये हमें ज्यादा आदमी बनाती है, हमारे अंदर करुणा का, संवेदना का, आत्मीयता का, सहृदयता का विस्तार करती है। तो मुझे लगता है जलद जी ऐसे ही कवि हैं। वो जनपद के कवि हैं, जमीन के कवि हैं, केदार, और जो वहां की, जिसके बारे में उमा जी ने शुरू में कहा कि बांदा की जो एक समृद्ध काव्य परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा है, छंदों की परंपरा है, उसे एक नया धरातल भी देते हैं। इनकी कविताओं में एक समकालीनता का बोध भी है, तो वहां अपनी छंद परंपरा, अपनी भाषा, अपनी जमीन, अपनी परंपरा का भी है। जैसा उनके अंदर नारेबाजी, जैसा उमा जी ने कहा, सही बात, वो त्रिलोचन के साथ जाकर के वो लगता है। जैसे आपने एक बात कही कि नाविनाल बद्ध, अपनी जड़ से नाविनाल बद्ध। तो वहां जहां अपनी जमीन पे खड़े हैं, वहीं पर आपके पास एक वैश्विक दृष्टि है, जहां पर वो युद्ध के खिलाफ, विश्व में जो मानवता का हरण क्षरण हो रहा है, मानवता पर जो, मनुष्यता पर जो हमले हो रहे हैं, उसे खत्म किया जा रहा है, वहां भी आपकी दृष्टि है। तो एक व्यापकता है, तो वहीं स्थानीयता भी है। तो यह आज हम लोगों ने लिखावट के मंच से आपकी 10 कविताएं सुनी, और इसके लिए मैं मिथिलेश जी और लिखावट की इस पहल का जरूर रेखांकित करना चाहूंगा और स्वागत भी करना चाहूंगा कि देखिए, मिथिलेश जी इस समय अमेरिका में हैं और ये कार्यक्रम वहीं से संचालित हो रहा है। तो मिथिलेश जी की ये सृजनात्मक सक्रियता है, जो
न सिर्फ भारत में रहते हुए, ये जहां भी रहते हैं वहां आपकी सक्रियता बनी रहती है और लिखावट अपनी भूमिका में रहता है। अच्छी कविताओं की तलाश, अच्छी कविताओं को उसके पाठकों तक पहुंचाना, ये लिखावट का मकसद और उद्देश्य है। और तो मैं मिथिलेश जी और लिखावट को इस पहल के लिए स्वागत करूंगा। जलद जी हमारे आए, मुक्ति मार्ग पत्रिका के संपादक गोपाल गोयल जी, शायद मुझे कई बार लगता है जलद जी और गोपाल गोयल जी एक सिक्के के दो पहलू की तरह है, जो जनवादी लेखक मंच के आधार है और जिन्होंने उमा शंकर सिंह, पीके सिंह, नारायण दास गुप्त, डी सोनी, मैंने एक लंबी टीम युवाओं की खड़ी की है। उसके ये पायनियर, मतलब इसके कहिए तो ड्राइविंग सीट पर ये दोनों हमारे साथी हैं। तो मैं गोपाल गोयल जी का स्वागत करता हूं कि आज आप लिखावट के इस मंच पे आए। और भारत प्रसाद जी तो कहिए तो सिर्फ एक हमने व्हाट्सएप से मैसेज भेजा था सब जगह, तमाम ग्रुपों में, उसके माध्यम से भारत प्रसाद जी, और पहले भी लिखावट के मंच से हम लोगों ने उनकी कविताएं सुनी है, उनके विचार भी सुने हैं। तो मैं उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ये उनकी सृजनात्मक सक्रियता है। और अभी उन्होंने एक पत्रिका का भी संपादन किया है और काफी पत्रिका हम लोगों तक पहुंचने वाली है। तो मैं उन्हें भी आभार प्रकट करता हूं। और इस मंच पर उमा शंकर सिंह के बारे में क्या कहना, है ना, वो आज के हमारे एक युवा और नई जमीन तोड़ने वाले आलोचक हैं। और जिससे जो कहते हैं कि आलोचना में ये कहा जा रहा था कि उम्मीद खत्म हो गई है, तो भारत प्रसाद जी, उमा शंकर सिंह परमार जैसे साथी उस नई उम्मीद हैं हमारी आलोचना के, ये लोग हैं। और फिर यहाँ पर एक हमारे युवा कवि, कई हमारे युवा कवि हैं, देखिए परवीन परिमल जी, जो कविता की विभिन्न शैलियों में लिखते हैं, गजलें भी लिखते हैं और फ्री वर्स की कविताएं भी लिखते हैं, और इनका पाठ भी काफी लोकप्रिय होता है, जनप्रिय है। भास्कर चौधरी जी हैं जो स्वयं में एक अच्छे कवि हैं और इनके संग्रह भी अभी पिछले दिनों चयनित कविताओं के तहत न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से आया। उनको भी नारायण दास गुप्त जी हैं, दिनेश प्रियमन जी भी उन्नाव से जुड़े, जो अभी जनवादी लेखक मंच का जो आयोजन बांदा में पिछले महीने 22 तारीख को हुआ, उसमें वो आए भी थे और उनकी भूमिका बहुत सकारात्मक और बहुत प्रेरक भूमिका रही है। तो दिनेश प्रियमन जी, जयप्रकाश जिनगर जी, कई ऐसे साथी हैं। मैं लिखावट की ओर से और अपनी ओर से सभी का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज हम लोगों ने कार्यक्रम करीब 1.25 घंटा के अंदर समाप्त कर लिया। तो अंत में मैं मिथिलेश जी को और उनके इस अभियान को, और इस अभियान की आगे जारी रहेगा, इस शुभकामना के साथ मैं कार्यक्रम समापन की घोषणा करता हूं। नमस्कार सभी साथियों को एक बार पुनः।